लोग कहते हैं कि वहां रात को किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। उस दरवाजे के पास जाना तो दूर, लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं। लेकिन एक दिन एक लड़की उस हवेली के अंदर चली गई। ये कहानी है एक नौजवान लड़की की जो बहुत परेशान थी क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके भाई और भाभी को गुजरे हुए 1 हफ्ता हो गया था। रिश्तेदारों ने अपनी औकात दिखा दी थी और उनसे आंखें फेर ली थी जैसे उनके साथ कोई रिश्ता ही ना हो। उस वक्त उसकी गोद में भाई की 3 साल की बेटी फातिमा और 5 साल का बेटा जुनैद बैठा था। दोनों भूख से रो रहे थे। उनके आंसू उसे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। उसने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, थोड़ी देर में चाचा फारूक आएंगे और खाना ले आएंगे। 5 साल के जुनैद ने रोते हुए कहा, आपने सुबह भी यही कहा था, लेकिन चाचा फारूक नहीं आए। आप हमसे झूठ बोल रही हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मामा बाबा के बाद हम बहुत गरीब हो गए। काश मैं भी मामा बाबा के साथ मर जाता। लड़की ने बेसाख्ता उसके होठों पर हाथ रखा और कहा, इस तरह की बातें नहीं करते बच्चे। कभी कभी इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आ जाता है। इंसान को सब्र करना होता है, वो जो खुद कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज एक 5 साल के बच्चे को सब्र की तलकीन कर रही थी। जुनैद ने कहा, मुझे सब्र नहीं करना, मुझे खाना खाना है। रोते रोते वो चारपाई पर सो गया। फातिमा में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आंसू बहाती। लड़की ने दोनों को कमरे में छोड़ा और हिम्मत करके घर से बाहर निकल गई। अब उसका रुख चौधरी की हवेली की तरफ था, जिसने आज से 3 महीने पहले उसे पेशकश की थी। उसने वो पेशकश उसके मुंह पर मारी थी और नफरत का इजहार करते हुए कहा था कि उसका शुमार उन लड़कियों में नहीं होता जो अपने जिस्म की कीमत लगाती हैं। वो एक शरीफ और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती है। हवेली की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। रास्ते में उसे फारूक चाचा मिल गए। वह परेशानी से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? इस वक्त कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि हवेली जा रही है। चाचा बोले, पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है कि वहां वो शख्स तुमसे कितनी बुराई रखता है। उसे सिर्फ एक मौके की तलाश है, वो तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरा देगा। क्यों अपनी इज्जत की दुश्मन बनी हो? लड़की ने कहा, तो मैं क्या करूं चाचा जान, आप खुद ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? भाई के बच्चे मेरे सामने भूख से रो रहे हैं। उन्हें देने के लिए मेरे पास एक सूखी रोटी भी नहीं है। आप भी तो मेरी मदद नहीं कर रहे। आपने तो वादा किया था कि मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आपने भी तो मुझसे आंखें फेर ली हैं। चाचा ने कहा, बेटा फिक्र मत करो, मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। खुदा के लिए चौधरी के पास नहीं जाना, वो जालिम तरीन शख्स है। वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेगा। तुम्हारे भाई ने मरने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगा। लड़की वहां से पलट गई। अचानक उसकी नजर अंगूर की बेल पर पड़ी। ये उसकी दोस्त का घर था, लेकिन काफी अरसे से बंद पड़ा था। वो लोग शहर शिफ्ट हो गए थे। उसे हैरत हो रही थी कि यहाँ से उन्हें गए पूरा 1 साल गुजर चुका है, मगर अंगूर की बेल देखकर यूं लगता था कि रोज उनको कोई पानी देता हो। उसे इश्तियाक हुआ और वो तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। उसे बचपन से ही अंगूर बहुत पसंद थे। सोचा कुछ खुद खाएगी और कुछ अपने भतीजे के लिए लेकर जाएगी। वो उस बेल को हाथ लगाने ही लगी थी कि उसे फौजिया चाची की आवाज आई, बेटा उस तरफ मत जाओ, वापस आ जाओ। उसने उन्हें पलट कर देखा तो वो हाथ में छड़ी पकड़े बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। लड़की उनके पास चली गई और कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको चलने से भी मना किया है। आप अंदर जाकर आराम करें। उन्होंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि दोबारा खबरदार करते हुए कहा, उस बेल को हाथ नहीं लगाना। लड़की सबसे वाकिफ थी क्योंकि उसकी अम्मी का हर घर में आना जाना लगा रहता था। चाची फौजिया भी उसकी पसंदीदा औरत थी क्योंकि उन्होंने उसे कुरान पढ़ाया था। उसने कहा, जी ठीक है चाची, मैं वहां नहीं जा रही, चलिए आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। चाची ने कहा, तुमने बचपन में कुरान में जिन्नात का जिक्र पढ़ा था। लड़की हैरान हो गई कि यहाँ पर जिन्नात का जिक्र कहाँ से आ गया। उसने कहा, जी चाची जान, मैंने पढ़ा था और मैं जिन्नात के वजूद पर यकीन रखती हूँ। लेकिन आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? चाची ने कहा, क्योंकि मुझे डर है कि तुम उनके चक्कर में ना फंस जाओ। जिन्नात हर किस्म के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे जिन्नात इंसानों की मदद करते हैं, उनकी मुश्किलात का हल तलाश करते हैं, लेकिन बुरे जिन्नात इंसान को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। वो उन्हें कब्र तक पहुंचा देते हैं। इन जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए जो एक लंबे अरसे से बंद रही हो।
वो उसे डायरेक्ट नहीं बता रही थी, बल्कि ढके छुपे लफ्जों में उस घर में जाने से मना कर रही थी। चाची ने आगे कहा, वो घर तो बड़े लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है। रात को उस घर से हंसने खेलने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कभी कभी तो मैंने एक लड़के को छत पर टहलते भी देखा है। मुझे इन सब चीजों से खौफ महसूस नहीं होता। लड़की बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। सच तो यह था कि उसे किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जिन्नात को उसने कुरान में पढ़ा था, लेकिन उसके साथ साथ यह भी बताया गया था कि उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, जहां पर वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। उसने सोचा कि जब उनकी अपनी एक अलग बस्ती है तो वो इंसानों की दुनिया में क्या करेंगे, जबकि यहाँ पर तो उनके लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ था। उन्हें घर के अंदर छोड़ने के बाद वो बाहर निकलने लगी कि आमिर ने उसे बुलाया। वो उनका सबसे छोटा पोता था, उससे उम्र में 3 साल छोटा था। लड़की ने उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि उसका इस वक्त अंगूर खाने को बहुत दिल ललचा रहा है, लेकिन उसका हाथ उस बेल तक नहीं पहुंच रहा। आमिर ने कहा, बाजी तुम जानती हो कि मेरा कद भी छोटा है, लेकिन मेरे पास उस घर की चाबियां मौजूद हैं। आपकी दोस्त की अम्मी वो चाबियां हमारे हवाले करके गई थी। मैं अक्सर दादी जान के साथ वहां पर जाता हूं। दादी जान वहां बैठकर कुरान की तिलावत करती हैं। लड़की हैरान रह गई क्योंकि उसकी टीचर ने उसे इस सब के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ उसे खबरदार किया था। दोनों उस घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही लड़की ने जहन में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे टकराया। उसके सर से दुपट्टा उतर गया, बाल हवा में बिखर गए। उसका दिल तेजी से धड़का। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसके कदम जमीन पर आकर रुक गए। आमिर ने उसे यूं रुके देखा तो सवाल करने लगा, क्या हुआ बाजी, कहीं तुमने भी कोई जिन-विन तो नहीं देख लिया? दरअसल दादी जान का भी यह मानना है कि यहाँ पर एक नौजवान जिन रहता है। यह कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। मैं तो इन सारी चीजों को नहीं मानता, बल्कि मुझे तो यकीन ही नहीं है। लड़की भी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने बताया कि वो भी इन बातों पर यकीन नहीं रखती। तुम्हारी दादी जान ने मुझे भी मना किया है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हो गई हूं। घर में खाने को कौन कुछ नहीं। जब तक चाचा फारूक कुछ खाने के लिए नहीं लाते, तब तक अंगूर पर ही गुजारा करना पड़ेगा। वो ललचाई नजरों से अंगूर देख रही थी। आमिर ने हैरत से पूछा, आप किन अंगूर की बात कर रही हैं? उसने हाथ से बेल की तरफ इशारा किया जो सिर्फ उसे नजर आ रही थी। आमिर हंसने लगा। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना? अगर आपको लगता है कि आपके इस मजाक से मैं डर जाऊंगा तो आपकी गलत फहमी है। मैं आमिर जावेद किसी से नहीं घबराता, ना ही मुझे इस तरह की चीजें खौफजदा कर सकती हैं। लड़की ने पूछा, आखिर मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूं? आमिर ने कहा, क्योंकि बाजी आप ये भूल रही हैं कि सर्दियों का मौसम है। दिसंबर के मौसम में कौन से अंगूर होते हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करें। लड़की को लगा था कि 7 आसमान उसके सर पर गिर गए हों। उसका वाकई भूख की वजह से सर चकरा गया था। उसने तो यह सोचा ही नहीं था कि दिसंबर का मौसम चल रहा है। अंगूर की बेल देखकर किसी भूखे की तरह उस पर झपटने के लिए तैयार हो गई थी। अब 1000 तरह के सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे बैठ गए। जब उसने तीसरी बार बैल की तरफ नजर उठाकर देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अब वहां कुछ भी नहीं था। दीवार खाली थी। उसका वजूद खौफ से कांपने लगा और उसकी बिगड़ती हालत देखकर आमिर परेशान हो गया। वो तेजी से उसके पास आया और सहारा देते हुए बोला, बाजी क्या हो गया आपको? क्यों डर रही हैं? लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें वहां खड़ा एक शख्स नजर आ रहा है? अचानक उसकी नजर उस घर के कमरे से निकलते एक नौजवान पर पड़ी जो मुस्कुराती नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखें धुंधला रही थीं। इसी वजह से उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। आमिर ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने एक से दोबारा पूछा, क्या तुम्हें इस घर से एक इंसान निकलता हुआ महसूस हो रहा है? इस पर भी वो कुछ नहीं बोला। बेसाख्ता नजरें उठाकर आमिर को देखा और उसी लम्हे बेहोश हो गई, क्योंकि यह वही शख्स था जो थोड़ी देर पहले उसे कमरे से निकलता महसूस हो रहा था। जब उसे होश आया तो वो अपने घर में चारपाई पर पड़ी थी। आमिर पास बैठा था। शुक्र है बाजी, तुम होश में आ गई हो। जुनैद कब से रो रहा है। मैं इसके लिए घर से खाना लेकर आया था, लेकिन अब तुम खुद ही इसे खाना बना कर दो।
चाचा फारूक तो सारा सौदा सुलभ देकर चले गए हैं। उसने लड़की का ध्यान दोबारा से उसके भतीजे भतीजे की तरफ मोड़ दिया। वो एक भी लम्हे के लिए पिछले वाक्य को भूल गई, लेकिन उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले वो उस घर में गए थे और वहां एक अजीब सा वाकया हुआ था। उसने आमिर से इस बारे में पूछने की कोशिश की तो वो खामोश कराते हुए कहने लगा, देखो बाजी, नींद और भूख की वजह से तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ है, वरना हकीकत में तो वहां जिनका वजूद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अगर वहां वाकई वो शख्स मौजूद होता तो मुझे भी दिखाई देता। आप में कौन से सुरक्षा आपके पर लगे हैं जो सिर्फ आपको ही दिखेगा? आखिर में वो मुंह बिसूरते हुए बोला। लड़की भी खामोश हो गई और दोबारा उसे सवाल नहीं किया। लेकिन जब से वहां से आई थी तब से उसके जहन में उसी नौजवान का चेहरा घूम रहा था। 3 दिन तक उन लोगों ने उसी खाने पर गुजारा किया। आखिरी दिन खाना तकरीबन खत्म हो गया था। चाचा फारूक ने वादा किया था कि वह महीने का राशन दिलवाएंगे, लेकिन वह सिर्फ चंद दिन का राशन लाए थे। अब तो उसे यह भी लगने लगा था कि जैसे वह उसकी बेबसी का मजाक बना रहे हैं। वो बहुत कंजूसी से काम ले रही थी। आखिरी दिन उसने थोड़े से दाल चावल बनाए और भतीजे भतीजी को दिए। उसकी छोटी भतीजी दूध पीती थी, लेकिन अब उसने खाना भी शुरू कर दिया था। यह देखकर उसे बहुत दुख होता, उसका दिल खून के आंसू रोता, मगर वो किसी से मदद तलब भी नहीं करती थी। अब अपने लिए खाना डालकर बाहर निकली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी की तरफ एक नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। सर्दियों के दिन थे। इस वक्त कौन हो सकता है? उसका ध्यान फारूक चाचा की तरफ चला गया, क्योंकि सिर्फ वही थे जो उसके घर आते थे। वो खुश हो गई, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां पर एक फटे पुराने लिबास में कोई शख्स खड़ा था। उसने अपने चेहरे को चादर से छुपाया हुआ था। सिर्फ उसकी चमकती आंखें ही नजर आ रही थी। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, 2-3 दिन से भूखा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। लड़की ने बेसाख्ता नजर उठाकर चारपाई पर पड़ी चावल की प्लेट पर डाली। उसने खुद सुबह से कुछ नहीं खाया था। न जाने उसके दिल में क्या आया कि उसने वो प्लेट उठाई और उस शख्स के हवाले कर दी। इसके साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था। रात काफी हो चुकी थी। इस तरह से एक अजनबी शख्स का दरवाजे पर खड़े होकर खाना मांगना उसे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर वो बहुत नरम दिल की मालिक थी। उसकी आदत थी कि जब भी घर में कोई सवाली आता तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वो कमरे में दाखिल होने लगी थी कि अचानक उसके कदम जमीन पर रुक गए, क्योंकि इस तरह की आंखें उसने बेहोश होने से पहले भी अपने चेहरे के बहुत करीब देखी थी। उसकी छठी हिस्स उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और ख्यालात को झटकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चों के करीब आकर लेट गई। रात तकरीबन 1 बजे का वक्त था जब अचानक उसकी आंख खुल गई। यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो तेजी से चारपाई से उठ बैठी, एक नजर सोई भतीजी पर डाली और कमरे से निकल गई। सहन काफी बड़ा और खुला था। घर की दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बरगद के पेड़ के करीब खड़ा हो। वहां उसे नौजवान का गुमान हो रहा था। इससे पहले कि वो उसके करीब जाती, कमरे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। भागकर लाइट ऑन की तो भतीजा भतीजी दोनों रो रहे थे। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो कहने लगे, थोड़ी देर पहले बाबा हमें लेने आए थे, लेकिन बाबा तो मर गए। तो वो कौन था? लड़की खुद खौफजदा हो गई। उसने उन्हें सीने से लगाया और तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों ने जरूर ख्वाब देखा होगा। उसका भतीजा कहने लगा, वो ख्वाब नहीं था। उन्होंने हाथ में बहुत सारी चीजें उठा रखी थी, मगर मुझे याद है कि मेरे बाबा तो मर गए, उनकी रूह तो हमें लेने के लिए नहीं आ गई। दरअसल उसके भतीजे ने इंडियन ड्रामे भी देखे हुए थे। वो काफी ज़हीन भी था, चीजों को जल्दी समझ जाता था। कभी कभी तो उसकी जहानत देखकर वो खुद भी हैरान होती थी। दोनों को बड़ी मुश्किल से सुलाया और खुद भी चारपाई पर लेट गई। पहले तो उसे सिर्फ इस चीज की टेंशन होती थी कि वो खाना पीना कैसे पूरा करे, लेकिन अब तो नई मुसीबत जिंदगी में आ गई थी। सुबह जब सोकर उठी तो हलवा पूरी की खुशबू उसके नाक से टकराई। बहुत प्यारी खुशबू थी। उसने देखा कि भतीजा भतीजी दोनों पास में नहीं थे,
किचन में चेक किया तो वो दोनों पुरजश होकर हलवा पूरी खा रहे थे। उसकी भतीजी ने तो सारे कपड़े गंदे कर दिए थे, मगर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैली थी। उसने हैरानी से पूछा, यह सब यहाँ पर कैसे आया? भतीजा कहने लगा, सुबह जब मैं उठा तो किचन में यह पहले से पड़ा हुआ था। मैंने आपको उठाया, लेकिन आप गहरी नींद सो रही थी। मुझे भूख लगी थी, मैंने इसके साथ खाना शुरू कर दिया। उसने जैसे मासूमियत से अपने जुर्म का इकबाल किया था। लड़की उस पर कुछ नहीं बोली और करीब जाकर बैठ गई। उसी वक्त उसके कानों में सरगोशी हुई, तुम भी खाना खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। बेसाख्ता गर्दन फेर कर देखा तो कोई नहीं था। वो तो उसे अपना वहम भी करार नहीं दे सकती थी, क्योंकि जितने वाकयात उसके साथ हो चुके थे, उसके बाद तो उसे यकीन हो गया था कि वाकई जिन आ चुका है। मुझसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं, तुम खाना खा सकती हो। अब मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं। तुम्हारा जो खाने का दिल करे, तुम उस चीज का नाम अपने दिल में लेना, तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। अब तक उसके साथ इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ था। उसकी अम्मी ने उसे एक बार बताया था कि उनकी नानी जान को भी बहुत सारे जिन्नात पैसे दे जाते थे। उस जमाने में कभी 1 रुपया मिलता तो कभी 5। ये बहुत बड़ी रकम होती थी। नानी जान उसे अपने पास छुपा लेती थी। हर वक्त उनकी जेब भरी रहती थी। सब हैरान होते और उनसे सवाल करते, मगर वह कोई जवाब ना देती। बस यही कहती कि अल्लाह ने उन पर करम किया हुआ है। लेकिन एक दिन उन्होंने जज्बात में आकर सब लोगों को बता दिया। उस दिन के बाद उन्हें पैसे मिलना भी बंद हो गए, और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिन्नात जब भी इंसानों की मदद करते हैं तो वह इंसान से तवक्को करते हैं कि इस तरह की बातें वो किसी को भी ना बताएं। उनकी भी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनको इंसान को मानना ही पड़ता है। जो इंसान उन शर्तों को नहीं मानता वो हमेशा नुकसान उठाता है। लड़की सिर्फ 17 साल की थी, कम उम्र होने के साथ हसीन भी थी और डरपोक भी। उसी शाम वो अपनी टीचर के पास गई। अभी कमरे में दाखिल हुई थी कि उन्होंने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उन्होंने उसे कहा, अगर तुम मेरे पास शिकायत लगाने के लिए आई हो तो उल्टे कदमों चली जाओ। उसने जोर से नफी में सर हिलाया। उसने उन्हें बताया कि वो शिकायत लगाने के लिए नहीं आई, बल्कि कुछ सवालात करने के लिए आई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको उस जिन्नात के बारे में कैसे पता चला? उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेटा, सारी जिंदगी खुद रूहानी तालीम से वाबस्ता रही हूँ। खुद को इतना तो इंसान को अंदाजा हो जाता है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी रूहानी ताकत दी कि मैं किसी दूसरी मखलूक की मौजूदगी का अंदाजा लगा लेती हूँ। अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारा नुकसान होगा। बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है अपने आप तक महदूद रखो, कि मुझे भी किसी चीज की खबर ना हो। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। लड़की भी दरवाजे में ही खड़ी थी। जब उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो शर्मिंदगी की होने लगी। उन्होंने तो उसे अंदर आने की दावत भी नहीं दी थी, और वो कैसे बेशर्म की तरह उनसे सवालात किए जा रही थी। सर झुकाकर वहां से बाहर आई। आमिर जो किचन में खड़ा था उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, बाजी, क्या फिर से वो जिन तो नहीं देख लिया? इससे पहले कि वो जवाब देती उसके कानों में सरगोशी हुई, अगर तुम कहो तो इसे सबक सिखा देता हूँ, यह दोबारा तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट फैल गई। ना चाहते हुए भी उसने उस अनदेखे वजूद को हाँ कह दी और खुद दरवाजे से बाहर निकल गई। अभी वह चंद कदम ही चली थी कि उसे पीछे से आमिर के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो खौफ से चीखें मार रहा था, ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था, दादा जान फिर से जिंदा हो गए। दादा जान मेरे पास बैठे हुए हैं, कोई मुझे यहाँ से उठाओ। उसे बहुत हंसी आ रही थी और खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह ज्यादा देर तक कायम रहने वाला नहीं है। उसने अभी तक उस जिन्नात को नहीं देखा था। उसने तो यह भी सुना था कि वो कभी भी इंसान के सामने अपने असल रूप में नहीं आते, क्योंकि उनका असल रूप बहुत खौफनाक किस्म का होता है। अगर इंसान वो देख ले तो उसका दिल बंद हो जाए। नेक जिन्नात तो यह गलती कभी नहीं करते, लेकिन जो नापाक जिन्नात होते हैं
वो इंसान की जान लेने के लिए इस तरह की हरकत जरूर करते हैं। इंसान का दिल बंद हो जाता है, उसकी आंख एक जगह ठहर जाती है। जब तक उसकी रूह जिस्म से परवाज नहीं करती, तब तक वो उसकी नजरों के सामने से नहीं हटते। उसने इस तरह की बहुत सारी कहानियां भी सुनी रखी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। मगर अब लग रहा था कि यकीन कर ही लेना चाहिए। अब तो उसे अपने भतीजे भतीजी की भी फिक्र नहीं होती थी। वो हमेशा हंसते खेलते रहते। घर में हर वक्त किलो के हिसाब से दूध रहता था। उसकी भतीजी दोबारा से सेहतयाब थी। उसके गाल फिर से फूल रहे थे। उसका भतीजा भी हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता था। पहले वो बच्चों के साथ बाहर नहीं जाता था, क्योंकि बच्चे उसका मजाक बनाते थे। लेकिन अब वह घर से चीजें उठाकर ले जाता और उन्हें भी खिलाता था। तकरीबन एक हफ्ते बाद फारूक चाचा का दोबारा से उसके घर में चक्कर लगा। उन्होंने जब उसके घर के हालात देखे तो उनकी उंगलियां दांतों के बीच आ गईं। वो उससे कहने लगे, कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? वो मशकूक नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। कहीं तुमने किसी के साथ दोस्ती तो नहीं कर ली? ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उन्हें कहा, अगर किसी चौधरी से दोस्ती की ख्वाहिश होती तो मैं आज उदास होती, खुश ना होती। ये सब कुछ मेरे रब की करम नवाजी है। बस एक इंसान है जो मेरी मदद करता है और मैं उसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। वो कोई औरत है या कोई मर्द? उन्होंने सवाल किया। वो चंद लम्हों तक गौर से उनका चेहरा देखती रही। उसने उन्हें कहा, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? अहम बात तो यह है कि वह अजनबी होकर भी हम लोगों पर एहसान कर रहा है। उसका हमारे साथ कोई खूनी ताल्लुक नहीं है, लेकिन एहसास का रिश्ता जरूर है। उसे हमारे दुख और तकलीफ का एहसास होता है। उसे पता है कि हम कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे बढ़कर क्या अहम हो सकता है? तुम मुझे ताने दे रही हो ना? वो गुस्से से पूछने लगे। उसने कहा, मुझे किसी को भी ताने सुनाने की जरूरत नहीं है। ना तो आपने मेरी मदद की हुई है और ना ही मैंने आपसे कोई पैसे लिए हुए हैं जो आप मेरे साथ बुरा सलूक करें और मैं आपको कोई ताने दूं। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। जहां तक उस राशन का सवाल है तो बेशक आप हम पर यह एहसान मत करें। मेरी एक और बात भी सुन लें। जल्दी मैं आपके सारे पैसे आपको सूद समेत लौटा दूंगी। वो उनसे बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, मगर चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई। मोहल्ले की एक औरत ने उसे आकर बताया था कि उसका चाचा पूरे गांव में उसका मजाक उड़ाता फिरता है। वो किसी को भी उसकी मदद नहीं करने देता। एक दो शख्स ने उसे शादी का भी इरादा किया, लेकिन फिर उसके चाचा ने उन लोगों को भी पीछे कर दिया। उसे वह बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो रात काफी देर तक रोती रही। उस वक्त सिर्फ वही जिन्नात बैठा हुआ था जिससे वह खौफजदा हो रही थी। उसने उसके आंसू पोंछे, उसे तसल्ली दी और उसे थपकी देते हुए कहा कि वो उसके साथ है। उसे किस चीज की परेशानी है? उसके अल्फाज सुनकर उसकी हिम्मत बंध गई। उसने उसे बेसाख्ता पूछा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारा क्या फायदा है? सबसे पहली बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें पहली नजर में देखा तो तुम्हारा दीवाना हो गया। गुफ्तगू कर रही थी तो वो छत पर था। उसकी उस पर नजर पड़ी तो वहीं वो उसका आशिक हो गया। उसने उसकी और चाचा की सारी बातें सुन ली थी। उसी ने धोखे से उसे घर पर लाया था। उसकी उस्तानी इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। जब उन्होंने उसे उस घर की तरफ बढ़ते हुए देखा तो तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि उसे जिन्नात अपनी तरफ पुकार रहे हैं। वो उसे बचाने के लिए आई थी। इसीलिए नहीं कि वो जन उसे नुकसान पहुंचा सकता था, बल्कि इसलिए कि वो जानती थी कि वो बहुत छोटे दिल की मालिक है। उसकी जिंदगी में अगर कोई भी बड़ा वाकया होता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सदमा अपने दिल पर ले लेगी, सोचती रहेगी। उसे अब उस जिन्नात की शिद्दत से याद आ रही थी जो न जाने कहां चला गया था। उसने उससे वादा किया था कि वो 3 दिन के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन उसे तो गए 1 हफ्ता गुजर गया था। पूरी रात वो रोती रही और अपने भतीजे भतीजी के बारे में ही सोचती रही। सुबह जब उठी तो फोन पर कॉल आने लगी। चौधरी के घर से फोन था। उसकी भतीजी चीख रही थी और कह रही थी, फूफी जान मुझे यहाँ से निकालो, ये अंकल बहुत गंदे हैं, मुझे बहुत मारते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, चौधरी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया
और उसे कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी भतीजी के साथ इस छोटी सी उम्र में कोई जुल्म ना हो, तो अभी इसी वक्त मेरे पास हवेली में पहुंचो, वरना फिर जो इसके साथ मैं करूंगा उसके बाद तुम खुद से भी नजर नहीं मिला पाओगी। फोन बेसाख्ता उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उसे किस चीज की सजा दी जा रही थी? उसने जल्दी से अपनी चादर ली और हवेली की तरफ चल दी। उसने अपने रब की जात पर यकीन रखा। उसे यकीन था कि उसका रब उसे कभी मायूस नहीं करेगा, ना ही किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला करेगा जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। उस वक्त वो उस कमरे में खड़ी थी। वो वशत भरी नजरों से उसे देख रहा था। इससे पहले कि वो हाथ उठाता, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसका हाथ एकदम ही जलना शुरू हो गया। उसके चेहरे के तस्सुरात भी खौफ में बदल गए। वो उससे पूछने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? कौन सा जादू कर रही हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अंदाजा हो गया था कि वह जिन्नात वहां पर पहुंच गया था। उसके सामने उसने चौधरी को तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी, मगर वो उसे नहीं रोक रही थी। जब वो मरने के करीब पहुंचा तो उसने जिन्नात से कहा, तुम रुक जाओ, अब मैं खुद इसकी जान लूंगी। उसने मेर जान से अजीज भाई की जान ली है। इससे पहले कि वो उसे मारती, जिन्नात ने तेजी से नफी में सर हिलाया। तुम बड़ी मुश्किल में फंस सकती हो, फिलहाल इसे छोड़ दो, मैं यहां से निकल जाऊं। वादा करता हूं कि तुम्हारा इंतकाम लूंगा, इसे जरूर इबरत का निशान बनाऊंगा। उसे इंतकाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो चौधरी पागल हो गया था। उसके बाद उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। इससे बढ़कर और क्या तकलीफ हो सकती थी? जहां तक उसके चाचा का सवाल था, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके हाथ से सब कुछ निकल गया। बाद में वह उससे माफी मांगने के लिए आए, मगर उसने उन्हें माफ नहीं किया। अपने भतीजे को लेकर वो अपनी दूर की खाला के पास चली गई थी। उन्होंने पहले तो उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका खर्चा उठा सके। मगर इस बार उसने उन्हें यकीन दिलाया कि उसे आपके ऊपर वाला पोषण चाहिए। मैं आपको हर महीने उसके पैसे भी दे दिया करूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी। वरना उसने फैसला किया था कि अब अपना निजाम खुद ही चलाएगी। तकरीबन 9 साल तक हाशिम उसके पास आता रहा। उसके सारे काम करता था। उसके होते हुए उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता था। उसकी खाला हैरान होती और उसे पूछती कि वो इतने पैसे कहां से लाती है। घर बैठे बैठे तुम्हारे पास कहां से इतनी दौलत आ जाती है? तुम्हारे पास कोई जिन्न तो नहीं है? उनकी बात सुनकर वो इनकार कर देती और हंस देती। फिर कुछ ही अरसे बाद उसकी वापसी का वक्त आ गया। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गईं और उसके कबीले वालों ने भी उसे वहां पर कबूल करने से इनकार कर दिया। मगर उसने भी उस जिन्नात पर कोई दबाव नहीं डाला, क्योंकि उसके उस पर बहुत सारे एहसान थे। वो नहीं चाहती थी कि वह दुखी होकर यहां से जाए। उसने बहुत ही खुशी से उसे अलविदा किया। ये बात अलग थी कि उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका भतीजा हाथी उस वक्त 10 साल का हो गया था और स्कूल जाता था। खाला को अब उसकी शादी की भी टेंशन होने लगी। जिन्नात ने जाने से पहले बहुत सारा जेवर उसके हवाले किया था, जिसे उसने छुपा कर रखा हुआ था और अपने भतीजे के लिए संभाल कर रखा था। उसने फैसला किया था कि वह अब उसी शख्स से शादी करेगी जो उसके भतीजे को भी उसके साथ कबूल करेगा।